विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क जिला कैथल में हिंदी प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 10वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक में जो व्याकरण का भाग निहित है उसमें अलंकार विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में तनु भारद्वाज जी का अहम योगदान रहा है। विद्यार्थियों, अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं तथा काव्य में अलंकार की क्या भूमिका है, इसे जानने के लिए आओ अपनी प्रस्तुति की ओर आपको ले चलता हूँ। विद्यार्थियों, आओ अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम आपके समक्ष एक स्लाइड प्रस्तुत की गई है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे। जो आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुति करने जा रहा हूं, उस प्रस्तुति के अंत तक आप क्या समझ पाएंगे? आप समझ पाएंगे अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन, अर्थालंकार के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन तथा अंततः काव्य अर्थात कविता में अलंकारों का महत्व। विद्यार्थियों, यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि कवि एवं कवियत्री अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग करता है या करती है। ऐसा उनके द्वारा क्यों किया जाता है? आओ इस विषय को गहराई से जानें। अलंकार क्या है? ध्यान से सुनिए। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ है भूषण अर्थात सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला। तो अलंकार का क्या अर्थ बना? जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। ध्यान से सुनिए, दोबारा से सुनिए। जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। आओ विद्यार्थियों, अलंकार की परिभाषा को जान लें। अलंकरोति इति अलंकारः अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों, तत्वों अर्थात साधनों को अलंकार कहते हैं। आचार्य दंडी का क्या मानना है? उनका मानना है कि काव्य अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, जो धर्म होते हैं या जो साधन होते हैं, उन्हें अलंकार कहा जाता है। विद्यार्थियों, अलंकार क्या हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के साधन हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के, सुंदरता बढ़ाने के, रमणीयता लाने के साधन हैं। अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक हैं, उसमें रस भरने वाले हैं, रस से परिपूर्ण करने वाले उत्कर्षक हैं। आओ अब अलंकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। अलंकार जिसका शाब्दिक अर्थ गहना अथवा आभूषण है, और गहना अथवा आभूषण का कार्य होता है सुंदरता लाना, रमणीयता लाना, सौंदर्य में वृद्धि करना। जिस प्रकार कोई नायक या नायिका अपने आप को रमणीय बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, अपने सौंदर्य में वृद्धि करने के लिए गहने अथवा आभूषणों का प्रयोग करता है, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों काव्य में अर्थात कविता में जब कवि या कवियत्री
अपने भावों एवं विचारों को सुंदरता प्रदान करना चाहता है या चाहती है तो वह अलंकारों का प्रयोग करता है या करती है। तो काव्यगत अर्थ क्या हुआ? शब्दों और अर्थों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। विद्यार्थियों, मैं यहाँ आपको समझाना चाहूँगा कि शब्द और अर्थ के मेल से ही काव्य अर्थात कविता की रचना होती है। कहा भी गया है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ के हित भाव से ही काव्य लिखा जाता है। अब इसी काव्य में जब चमत्कार लाना हो तो कवि या कवित्री अलंकारों का प्रयोग करता है या करती है। आओ आगे और विस्तार से जानें कि अलंकारों के क्या क्या कार्य होते हैं। विद्यार्थियों, अलंकार की परिभाषा का हमने अध्ययन कर लिया। हमें यह ज्ञात हो गया कि अलंकार काव्य अर्थात कविता में सौंदर्य वृद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अब काव्य या कविता में किन किन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है और क्यों क्यों किया जाता है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलंकार काव्य में सौंदर्य वृद्धि के साधन हैं, जैसे मैंने इससे पूर्व की स्लाइड में भी आपको बताया। दूसरा, भाषा और साहित्य का सारा कार्य जो व्यापार होता है, कार्य व्यापार, शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। यह भी मैंने आपको पहले बताया कि शब्द और अर्थ के मेल से ही काव्य अर्थात कविता लिखी जाती है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय होता है। कुछ अलंकार शब्द सौंदर्य के संपादक होते हैं तो कुछ अर्थ सौंदर्य के। विद्यार्थियों, कुछ ऐसे भी अलंकार हैं जिनके द्वारा शब्द और अर्थ दोनों का सौंदर्य बढ़ता है। तो आओ जानें कि शब्द सौंदर्य के संपादक क्या कहलाते हैं, अर्थ सौंदर्य के संपादक क्या कहलाते हैं, और शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य जो उत्पन्न होता है दोनों से, उसे क्या कहा जाता है। अब आपके समक्ष जो स्लाइड प्रस्तुत की जा रही है उसमें है अलंकारों का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण साहित्य में अलंकारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम शब्दालंकार, द्वितीय अर्थालंकार तथा तृतीय अर्थात तीसरी श्रेणी है उभयालंकार। शब्दालंकार पहली श्रेणी है, अर्थालंकार दूसरी श्रेणी है और उभयालंकार तीसरी श्रेणी है। आओ इनका हम अध्ययन करें। पहला भेद आपके समक्ष शब्दालंकार। परिभाषा ध्यान से सुनिए। जो अलंकार शब्द के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, अथवा जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य आ जाता है वहाँ शब्दालंकार पाया जाता है। विद्यार्थियों, अलंकार हमेशा कविता अर्थात काव्य में ही पाए जाते हैं। शब्दालंकार एक बार पुनः समझ लीजिए। शब्दालंकार वह अलंकार होता है जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न हो। जहाँ का मतलब कविता की पंक्ति में अर्थात काव्य में। विद्यार्थियों, आओ शब्दालंकार के बारे में कुछ और जान लें। इन अलंकारों का जो चमत्कार है कविता में प्रयुक्त शब्दों पर ही निर्भर करता है। यदि उन शब्दों को हटाकर इनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं, अर्थात मेरा कहने का भाव यह है कि यदि एक शब्द जो कविता की पंक्ति में कवि या कवित्री ने रख दिया है या प्रयोग में लाया है, उसके स्थान पर यदि उसका
पर्यायवाची शब्द हम रख देते हैं तो क्या होगा? काव्य का सौंदर्य अर्थात अलंकार नष्ट हो जाएगा। वो चमत्कार जो कवि या कवित्री लाना चाहता है या लाना चाहती है वह नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शब्द अलंकार के द्वारा केवल भाषा में ही रोचकता आती है, अर्थ में कोई चमत्कार नहीं आता। तो यह भाषा में रमणीयता, भाषा की सुंदरता में अभिवृद्धि करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों, शब्दालंकार की परिभाषा का हमने अध्ययन किया। आओ अब यह जान लें कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं तथा वे कौन कौन से भेद हैं जो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्दालंकार के 3 भेद आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न के रूप में, उदाहरण के रूप में पूछे जाते हैं, लेकिन जो चौथा भेद मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका प्रयोग काव्य सौंदर्य में, कविताओं में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अतः इसका ज्ञान मैं आपको इसलिए प्रदान कर रहा हूँ ताकि जब आप काव्यगत पंक्तियों का काव्य सौंदर्य करें तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो इसका चौथा भेद है उसका आप जिक्र कर पाएँ। तो आओ शब्दालंकार के कितने भेद हैं उसका अध्ययन करें। विद्यार्थियों, यहाँ शब्दालंकार के मैं आपको 4 भेदों का अध्ययन करवाऊंगा। अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा पुनरुक्ति प्रकाश। इन चारों का बारी बारी एक एक करके परिभाषा व उदाहरण सहित अध्ययन करेंगे। तो आओ, अनुप्रास अलंकार क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, चमत्कार उत्पन्न कैसे होता है, कौन कौन से इसके उदाहरण हैं, इसका अध्ययन करें। आओ अनुप्रास अलंकार क्या है इसका अध्ययन करें। विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना और समझना। जहाँ वर्णों अर्थात केवल व्यंजन की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। मेरा कहने का भाव यह है कि जिस पंक्ति में वर्णों की आवृत्ति अर्थात केवल व्यंजन वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं जहाँ एक या अनेक वर्णों केवल व्यंजन की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अर्थात वहाँ जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह अनुप्रास अलंकार के कारण होता है। अन्य शब्दों में वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। उदाहरण देखिए। जो आपको मैं अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बताने जा रहा हूँ, मेरा प्रयास यही रहा है कि वह कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से लिए जाएं, ताकि आपको काव्यगत व्याख्या करने में, उसके विशेष लिखने में, काव्य सौंदर्य करने में आसानी हो सके। तो विद्यार्थियों, पहला उदाहरण आपके समक्ष है नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मन अनुरागी, ध्यान से देखिए स्लाइड पर। इसमें न व्यंजन की आवृत्ति कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है। दूसरा, रघुपति राघव राजाराम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजाराम, यहाँ र व्यंजन की आवृत्ति 4 बार हुई है, अतः चमत्कार उत्पन्न हुआ है। आगे देखिए, पतित पावन, यहाँ प की आवृत्ति 2 बार हुई है और चमत्कार उत्पन्न हुआ है। तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अगला उदाहरण देखिए। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज वेश का उजियाला।
यहाँ मधुर मधुर मुस्कान मनोहर म व्यंजन की आवृत्ति हुई है, आप देख रहे हैं। और आगे मनुज, तो 5 बार म व्यंजन आया है, अतः चमत्कार उत्पन्न हुआ है, रमणीयता आई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अगला ध्यान से देखिए और सुनिए। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात। यहाँ देखिए आप विद्यार्थियों, त व्यंजन वर्ण की अंत में आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, 7 बार त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है और चमत्कार उत्पन्न हुआ है, सुंदरता आई है, सौंदर्य में वृद्धि हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अंतिम उदाहरण ध्यान से सुनिए। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान से देखिए, गुनगुनाकर ग ग 2 बार व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है ग की, अतः अनुप्रास अलंकार है। कर कह जाता, कर कह में क व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है। कौन कहानी क फिर क व्यंजन वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ ग क व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। इन सभी उदाहरणों में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, काव्य में सुंदरता आई है, रमणीयता आई है, अतः अनुप्रास अलंकार दर्शनीय है। अनुप्रास अलंकार के उपरांत दूसरा जो शब्द अलंकार है वह है यमक अलंकार। ध्यान से सुनिए। यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा, युगल अथवा जुड़वां। आपके समक्ष मैंने 2 क्लिप आर्ट दिखाने चाहिए हैं। ये दोनों क्लिप आर्ट के जो दृश्य हैं यह दर्शा रहे हैं कि यह जुड़वा बच्चे हैं, जोड़ा है, युगल जोड़े हैं। जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी होती है, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, आम जिंदगी में भी देखा होगा कि जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी होती है, परंतु एक बात ध्यान देने योग्य है कि उनका अस्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है, यह आपको मानना पड़ेगा। यमक अलंकार में भी ऐसे शब्दों की आवृत्ति होती है, किंतु हर बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, अतः यह इसकी एक पहचान है कि यमक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ एक शब्द 2 या अनेक बार आ जाए, और जितनी बार भी वह आएगा अर्थात 2 बार आएगा तो दोनों बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होंगे। आओ इसकी परिभाषा तथा उदाहरण जानें और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि करें। यमक अलंकार की परिभाषा। ध्यान से स्लाइड को देखिए और सुनिए। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में लाए जाएं या प्रयुक्त हों और उनके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ यमक अलंकार पाया जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द कितनी बार आया है? घटा शब्द 2 बार आया है। पहली बार जब घटा शब्द आया है उसका क्या अर्थ निकलता है? काली घटा अर्थात काले बादल। घमंड घटा, यहाँ जो घटा है दूसरी बार जो प्रयुक्त हुआ है उसका अर्थ है कम होना। तो परिभाषा क्या कहती है? एक शब्द का 2 बार या अनेक बार प्रयोग हो और जितनी बार प्रयोग हो
उसके अर्थ भिन्न भिन्न निकले, ऐसी स्थिति जहाँ पाई जाती है वहाँ यमक अलंकार पाया जाता है। आओ विद्यार्थियों, यमक अलंकार के उदाहरणों पर एक दृष्टि डालें। ध्यान से सुनिए। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराई लेनी। यहाँ बेनी शब्द लाल अक्षरों से चिन्हित किया गया है। बेनी शब्द 2 बार आया है। दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। क्या हैं? ध्यान से सुनिए। बेनी पहली बार जो आया है उसका अर्थ है बेनी बंदीजन एक कवि का नाम है। बेनी बंदीजन कवि का नाम है। दूसरी बार जो बेनी आया है उसका अर्थ क्या है? वेनी अर्थात चोटी। अब अगला उदाहरण देखिए। 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। अब यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है, लाल अक्षर से चिन्हित किया गया है। पहली बार जो बेर आया है उसका अर्थ है बार, 3 बार। और दूसरी बार जो बेर आया है वो बेर है एक फल। विद्यार्थियों, यह जो दूसरी बार बेर आया है उस बेर का है मतलब फल। आपने बेर अवश्य अपनी ज़िंदगी में खाए होंगे। यहाँ बेर शब्द 2 बार आया है तथा दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग निकले हैं और चमत्कार उत्पन्न हुआ है। अतः यहाँ यमक अलंकार विराजमान है और जो सौंदर्य या रमणीयता आई है वह यमक अलंकार के कारण आई है। अगला शब्दालंकार आपके समक्ष। अगले शब्दालंकार का नाम है श्लेष अलंकार। विद्यार्थियों, श्लेष का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिए। श्लेष का अर्थ है चिपकना। क्या है? चिपकना। अर्थात जब एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं या एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ श्लेष अलंकार पाया जाता है। उदाहरण देखिए। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ विद्यार्थियों लाल स्याही से पट शब्द को दर्शाया गया है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पट शब्द के अनेक अर्थ प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला, मंगन। मंगन कौन होता है? भिखारी। भिखारी को देख, पट का मतलब वस्त्र। वस्त्र दान बार बार किए जाते हैं। और दूसरी तरफ मंगन को देखी पट देत बार बार है, अर्थात भिखारी को देख किवाड़, पट का मतलब किवाड़, किवाड़ बार बार बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पट शब्द में अनेक अर्थ चिपके होने के कारण श्लेष अलंकार विद्यमान है। आओ इसकी परिभाषा और अन्य उदाहरण आपको समझाता हूँ। श्लेष अलंकार, ध्यान से सुनिए। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके विभिन्न अर्थ निकलें वहाँ श्लेष अलंकार पाया जाता है। यथा उदाहरण देखिए। सचित्र आपको उदाहरण समझा रहा हूँ। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वृष भानुजा में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिए। वृष भानुजा, यहाँ पहला जो अर्थ है वह है राधा और दूसरा है वृषभ जमा अनुजा, बैल की बहन अर्थात गाय। हलदर, हल को धारण करने वाला अर्थात किसान और दूसरा अर्थ है बलराम। अतः यहाँ वृष भानुजा तथा हलदर शब्दों में अनेक अर्थ चिपके होने के कारण श्लेष अलंकार विद्यमान है। आओ श्लेष अलंकार के 1-2 उदाहरण और समझ लें। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। विद्यार्थियों, यहाँ अनंत शब्द लाल अक्षर से चिन्हित है जिसके अनेक अर्थ हैं। पहला अर्थ है ईश्वर, दूसरा है
आकाश। इसी प्रकार रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। पहला आभा अर्थात चमक के लिए, दूसरा इज्जत के लिए और तीसरा जल के लिए। तो यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार विद्यमान है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ध्यान से सुनिए। जहाँ भाव में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए एक शब्द की एक ही अर्थ में दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। जैसे घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले। यहाँ घेर घेर और ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लाख लाख कोटि कोटि, हाथों के स्पर्श की गरिमा। यहाँ लाख लाख कोटि कोटि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विराजमान है। तीसरी पंक्ति ध्यान से सुनिए। उठ उठ री लघु लोल लहर, उठ उठ गिर गिर फिर आती। यहाँ विद्यार्थियों उठ 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 गिर गिर फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया गया है या विराजमान है। तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में एक शब्द दो बार आया, यमक में भी एक शब्द दो बार आता है, लेकिन यमक में एक शब्द जब दो बार आता है उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में अलग अलग अर्थ नहीं होते, एक ही अर्थ होता है। और विद्यार्थियों, अर्थालंकार क्या है, अर्थालंकार की परिभाषा क्या है, इसके भेद कौन कौन से हैं, इसका अध्ययन करें। ध्यान से सुनिए। जो अलंकार अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। ध्यान से सुनिए, अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। ये अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर न रहकर अर्थ पर निर्भर रहते हैं। तो अर्थालंकार का संबंध किससे है? अर्थ से। अर्थालंकार अर्थ पर निर्भर रहते हैं। परिभाषा: जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न रहकर या होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। यहाँ जैसे आ गया वाचक शब्द, अतः उपमा अलंकार विराजमान है। अर्थालंकार अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। विद्यार्थियों, अर्थालंकार के अनेक भेद हैं, परंतु पाठ्यक्रम में जो सम्मिलित किए गए हैं मैं उन्हीं का अध्ययन करवाऊंगा। तो जो प्रमुख भेद हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। आओ इनका एक एक करके उदाहरण सहित अध्ययन करते हैं। उपमा अलंकार। उपमा, उपमा उप जमा मा से बना है। उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है मापना। जहाँ दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर उन्हें रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर मापा या तोला जाता है, वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। स्लाइड को ध्यान से देखिए। परिभाषा: जब दो वस्तुओं को किसी समानता के कारण एक समझा जाता है तो वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। उदाहरण: सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। दृश्य में आप देख रहे हैं सीता माता आपको दिखाई गई है। उनका जो मुख है
वो चंद्र सा सुंदर है, चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ उपमेय सीता का मुख है, उपमान चंद्र है, साधारण धर्म सुंदर है और वाचक शब्द सा है। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए इस पहचान को। जिन पंक्तियों में सा, सी, सम, सरिस, से, जैसा, जैसी, जैसे, ज्यों, तुल्य आदि में से कोई एक आ जाए वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। उपमा अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ध्यान से सुनिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी, यहाँ सी के कारण उपमा अलंकार है। बाल कल्पना के से पाले, यहाँ से के कारण उपमा अलंकार है। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ सा के कारण उपमा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ सरिस के कारण उपमा अलंकार है। चंवर सदृश डोल रहे सरसों के सर अनंत, यहाँ सदृश के कारण उपमा अलंकार विराजमान है। और अंतिम, नीलिमा चंद्रमा जैसी सुंदर है, तो यहाँ जैसी के कारण उपमा अलंकार विराजमान है। रूपक अलंकार ध्यान से सुनिए। जहाँ उपमेय को ही उपमान कहा जाता है वहाँ रूपक अलंकार पाया जाता है, या जहाँ उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण दोनों में अभेद स्थापित हो वहाँ रूपक अलंकार पाया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ चरण को ही कमल कहा गया है, अतः रूपक अलंकार है। अब विद्यार्थियों रूपक अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों पर दृष्टि डालें। आए महंत बसंत रूपक अलंकार। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ रूपक अलंकार। चरण कमल बंदो हरि राई रूपक अलंकार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो रूपक अलंकार। प्रीति नदी मैं पाओ न बोरियो, तथा अंतिम जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इन 6 पंक्तियों में लाल स्याही से चिन्हित अक्षर अर्थात उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण अभेद स्थापित हुआ है, अतः यहाँ सभी पंक्तियों में रूपक अलंकार विराजमान है। उत्प्रेक्षा अलंकार परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है या की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ मानो के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार विराजमान है।
और विद्यार्थियों, उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण देख लें। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। यहाँ मानोवाचक शब्द आ गया है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का लाल गढ़ा। यहाँ भी मानो आ गया। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। यहाँ मनुवाचक शब्द आ गया। इसके उपरांत ध्यान से सुनिए। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो अम्ब छूना चाहता वह तुरंत ही। यहाँ मानो आ गया। मधुर वचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोशी। यहाँ जनु आ गया। तो मानो, मनु, मानो, जनु, जहाँ वाचक शब्द आ जाते हैं जिस पंक्ति में, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। अगला अलंकार आपके समक्ष है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, अतिशय जमा उक्ति, अर्थात जहाँ कथन को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए और चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। परिभाषा: जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण ध्यान से देखिए। सचित्र उदाहरण आपके समक्ष है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस कथन में सामान्य सी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार विराजमान है। आपके समक्ष प्रस्तुत हैं अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ और उदाहरण। ध्यान से सुनिए। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है। के अतिरिक्त अन्य उदाहरण सुनिए। कड़त साथ ही मयान तैं, असी रिपु तंते प्राण। तथा हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। इन चारों पंक्तियों में बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, अंतिम अर्थालंकार आपके समक्ष है मानवीकरण अलंकार। परिभाषा ध्यान से सुनिए। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। यहाँ बादलों को मेहमान के रूप में दर्शाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। विद्यार्थियों, आपको मानवीकरण अलंकार के कुछ अन्य उदाहरणों से परिचित करवाता हूँ। ध्यान से सुनिए। दिवावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परिसी, धीरे धीरे धीरे। इसके अतिरिक्त बादल गरजो। तीसरा उदाहरण कार्तिक की हंसमुख सुबह, फूल हंसे कलियां मुस्काई, उषा सुनहरे तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। तथा सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। इन 6 पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, आज की इस प्रस्तुति में मैंने आपको अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, इनमें से शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में समझाया। उभयालंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की गई है। तो इस प्रस्तुति को देखने के बाद आपने क्या समझा? मेरे अनुसार
जो आपने समझा है वह इस प्रकार है। अलंकार क्या है, इसकी आपको जानकारी हो गई होगी। अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन, अर्थालंकार के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन तथा काव्य अर्थात कविता में अलंकारों का क्या महत्व है, इसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, सुंदरता लाते हैं। इनके प्रयोग के बिना कवि या कवित्री अपनी रचनाओं में, काव्यगत रचनाओं में सौंदर्य लाने में असमर्थ होता है या होती है। अतः इनका अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आओ अब आज की प्रस्तुति की पुनरावृत्ति की ओर बढ़ें। सर्वप्रथम जो स्लाइड है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और सुनिए। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताएं। मैं 4 पंक्तियां पढ़कर सुना रहा हूं। उसमें अलंकार कौन सा प्रयोग में लाया गया है उसका नाम आपने बताना है। पहली पंक्ति है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें कौन सा है, यमक, रूपक या उपमा? तो यहाँ है रूपक अलंकार। दूसरी पंक्ति ध्यान से सुनिए, इस संसार में धीरता धारण करो। यहाँ अनुप्रास है या यमक? तो ध्यान से देखिए, पहचान कि ध व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अगला उदाहरण ध्यान से देखिए, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ यमक है या श्लेष? घटा शब्द कितनी बार आया है? 2 बार, अतः यहाँ यमक अलंकार विद्यमान है। अंतिम उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। यहाँ कौन सा वाचक शब्द आया है? से। तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक या उपमा? यहाँ होगा उपमा। अब ध्यान से सुनिए, परिभाषाएं हैं। वह अलंकार जिसमें उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण अभेद पाया जाए उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा कहते हैं या रूपक? मैंने आपको बताया था, जब अत्यंत समानता के कारण अभेद हो तो वहाँ रूपक अलंकार पाया जाता है। अगला देखिए दूसरा, जिसमें उपमेय और उपमान में संभावना प्रकट हो। जब संभावना प्रकट होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा? उत्प्रेक्षा। अब तीसरा देखिए, ध्यान से सुनिए, वह अलंकार जिसमें एक शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ जो है उनके अर्थ में जो है भिन्नता हो तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? यमक या श्लेष? उसे यमक अलंकार कहते हैं। अंतिम, वह अलंकार जिसमें किसी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए उसे डैश अलंकार कहते हैं। मानवीकरण या अतिशयोक्ति। तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ वर्णन होता है वो कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? अतिशयोक्ति। तो आज आपने अलंकार की प्रस्तुति को ध्यान से सुना और समझा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह समझ आ गया होगा। अंत में मैं आप सभी का दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।